हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं। और कोई भी कमेंट नहीं करेगा हमारे चश्मे पर, क्योंकि हम चश्मा इसलिए लगाए ताकि हमारा आंख जो है ना वो सुरक्षित रहे। भाई इधर भी लाइट, उधर भी लाइट, उधर भी लाइट, अब पढ़ भी रहे चैप्टर कौन सा, तो लाइट, इसलिए हमने लगा लिया चश्मा ऐसे करके, ठीक है। तो कोई कमेंट नहीं करेगा चश्मा पे, हम अपने आंख की सुरक्षा के लिए लगाए, ठीक है। तुम लोगों का आंख खराब है तो तुम लोग भी लगा लेना, हमारा तो आंख खराब है इसलिए लगा ली है, ठीक है। तो चलो यार हम स्टार्ट करते हैं। कौन सी चैप्टर, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी अध्याय 9 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स का ये कौन सा चैप्टर हुआ, फर्स्ट चैप्टर हुआ। अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं ना तो यही अध्याय 9 जो है ना आपको अध्याय 10 में मिलेंगे। तो पुरानी वाली बुक से पढ़ो चाहे नई वाली बुक से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पढ़ना तो वही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ मतलब समझते हैं। यानी इस वीडियो में ना इस चैप्टर को मैं धज्जियां उड़ा दिया हूं, पूरा अध्याय ही समाप्त कर दिया हूं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है उन सभी को समाप्त कर दिए हैं भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भाई हमारा जो है ना एक कोर्स चलता है, नंबर नोट कर लो भाई, 85 है, 85 लिख रहे हैं ना सही से, 85 81 80 29 29 ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करना और कहना कि मुझे पंकज सर का कोर्स लेना है, उसमें आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा। इसका प्राइस मतलब पैसा लिया जाता है 251 रुपया, ठीक है, ताकि बच्चे लोग मेहनत से पढ़े। तो आइए स्टार्ट करें। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले समझेंगे क्या भाई, प्रकाश के बारे में, कि आखिर ये प्रकाश होता क्या है ना। तो आइए हम समझ लेते हैं प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई। अब यहां पे आप देख सकते हो, क्या देखोगे, तो यहां पे दिया गया है कि प्रकाश, आखिर प्रकाश कहते किसे। देखो भाई प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब तुम लोगों को क्या होगा कि भभकभा के लगेगा, तुम लोगों को हवट हो जाएगा कि यार सब टीचर तो कहता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, आखिर क्यों ऊर्जा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऊर्जा हम कहते किसे है भाई। तो ऊर्जा वह कहलाता है जिसकी मदद से हम कोई काम करते हैं, उसे ऊर्जा कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से हम देखने का काम करते हैं भाई, है ना। देखो याद रखना कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि डिजिटल बोर्ड को आप देख रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में देख रहे हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भैया प्रकाश को क्या आप देख सकते हैं, तो कहना ना 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 ना, प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। काहे, अरे भाई नहीं देख सकते हैं तो काहे, कहने की क्या बात है। आप इस लाइट को हम पूरा बंद कर देंगे, अंधेरा हो जाएगा, तो आप क्या हमको देख पाइएगा, ना देख पाइएगा। क्यों, जैसे ही लाइट चालू करेंगे तो प्रकाश आएगा, आप प्रकाश की उपस्थिति में आप हमें देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई प्रकाश जैसे आता है ना, तो भाई अगर आप है या कोई भी वस्तु है उस पर से टकरा करके हमारे आंखों पर पड़ता है, इसीलिए हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ रहे हैं, आप चश्मा लगा लेते हैं। तो याद रखना प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज को देखा जा सकता है। ओके क्लियर ना, और प्रकाश को कभी नहीं देखा जा सकता है, ठीक है क्लियर। तो आपने ये समझ लिया भाई। तो हाँ भाई मैंने बोला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्यों ऊर्जा है, क्योंकि हम इसकी मदद से क्या करते हैं, हम देखने का काम करते हैं, राइट। जैसे कि अब हाथ है, हाथ से हम काम करते हैं, हाथ से क्या करते हैं भाई, काम करते हैं। तो हाथ में कौन सी ऊर्जा है भाई, पेशीय ऊर्जा है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए मैंने लिख दिया कि हाथ में कौन सी ऊर्जा है भाई, पेशीय ऊर्जा है। और ऊर्जा का डिफिनेशन भी लिख दिया था कि जिसकी मदद से हम लोग कोई काम कर सकते हैं उसे हम ऊर्जा कहते हैं। नॉर्मल भाषा, एकदम सरल भाषा में मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ओके आपने समझ लिया। अब देखो बहते पानी में भाई, जैसे कि पहाड़ है, देख रहे पहाड़ है, अब पहाड़ से जो पानी गिर रहा है ना, पानी गिर रही है, इसमें कौन सी ऊर्जा है भाई, तो गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। आपने समझ लिया। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम देख सकते हैं, राइट। ये आपने समझ लिया प्रकाश के बारे में। ओके आइए आगे बढ़ते हैं भाई। अब समझते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, यानी प्रकाश के क्वालिटी के बारे में। जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, तो तू लोग बताएगा। कोई आपसे पंकज सर का क्या क्वालिटी है, वो मास्टर तो बड़ी
डेंजर आदमी है, वो मास्टर नहीं, बड़ी अजीब तरीके से पढ़ाता है, जना मन तेना कोनो उदाहरण ले लेता है, कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में बोलेगा। जो मेरा शुभचिंतक होगा तो अच्छा बात बोलेगा, आज जो मेरा शुभचिंतक नहीं होगा मास्टर है, बेवकूफ है, वो ऐसे बोलेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, आप मेरे शुभचिंतक है ना, तो हमारी बड़ाई कर देना, ठीक है। तो प्रकाश के गुण यानी प्रकाश की क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो आइए हम समझ लेते हैं भाई। तो देख लो भाई, प्रकाश की क्वालिटी क्या है कि प्रकाश जो है ना सरल सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश हमेशा सीधा गमन करती है, सीधा गमन करती है। जैसे प्रकाश ऐसे गमन, ऐसे मतलब हमेशा सीधा सीधा गमन करेगी। प्रकाश कहीं भी जाए हमेशा सीधा ही गमन करती है, इस बात को ध्यान रखें। प्रकाश की किरण, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, कोई डाउट नहीं, डाउट, ठीक है। तो प्रकाश सरल सीधी रेखा में क्या करती है भाई, गमन करती है। प्रकाश की किरण या गमन करता, प्रकाश की बात करते गमन करता, प्रकाश तो जेंस है ना, तो करता, प्रकाश की किरण तो करती, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे भाई, प्रकाश जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसी के लिए इसे कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी यात्रा करने के लिए रे भाई किसी भी माध्यम की जरूरत यानी किसी भी रास्ता की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। संचरण का मतलब ही होता है कि यात्रा करना, जनी मन तेनी घूमना, ठीक है, जनी मन तेनी घूमना, ओके, समझ रहा है ना। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसी की वजह से वो जन्नी मान तेनी घूम जाएगा, है ना, कोई इसका रास्ता की जरूरत नहीं होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। हम लोग है तो हमारा रास्ता चाहिए, गेटवा पे खोलता, गेटवा खोल, हाँ मैं घुसेंगे, लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं कर, जन्नी मन तेनी घुस जाते, कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। ये क्लियर हो गया भाई। अब समझते हैं, यहां पे देख सकते हैं प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। अपारदर्शी वस्तुओं की क्या बनाती, तीक्ष्ण छाया बनाती है। जैसे कि हम क्या है, हम अपारदर्शी आदमी है, हमारा आर पर तू देख सकता है नहीं, तो हम अपारदर्शी है। अब हमारा पर लाइट डालेगा तो पीछे क्या बनेगा, पीछे क्या बनेगा, छाया बनेगा। उधर से कोई बड़का वेपर लाइट ले करके हमारा पर जाना तो पीछे छाया बन जाएगा, ठीक है। तो समझ गया ना। तो अपारदर्शी वस्तुओं की क्या करती है, तीक्ष्ण छाया बनाती है। कौन भाई, तो वही प्रकाश। तो ये भी इसके अंदर ये क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कैमा क्वालिटी हमारा पता नहीं, कैमी क्वालिटी पहला दूसरा तीसरा चौथी क्वालिटी, क्वालिटी नहीं इसकी चाल है ना। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है भाई, प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, सबसे अधिक होती है। कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। देखो भाई, जिसका अपवर्तनांक जितना कम रहेगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से देखा जाए कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है, इसका मतलब निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है भाई, तो निर्वात का अपवर्तनांक होता है 0। कितना होता है, 0। आगे हम सब डिस्कस करेंगे इस सब का, लिए हैं पूरा भरपूर डिटेल्स। तो इसका अपवर्तनांक 0 होता है, इसीलिए इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। बात समझ में आई, हेलो हेलो, हाँ समझ में आई ना, ठीक है। आपने ये समझ लिया, हम थोड़ा रिकॉर्डिंग और चेक कर लेते हैं, ना तो सब मेहनत बर्बाद हो जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लिए, अब ये क्लियर हुआ। अब देखो भाई, प्रकाश की चाल के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, निर्वात में होती है, यानी वैक्यूम में होती है, ठीक है। तो निर्वात में होती है, निर्वात के जस्ट बाद किस में होती है, तो गैस में होती है, गैस के बाद द्रव में होती है, द्रव के बाद ठोस में होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा निर्वात में, निर्वात के बाद गैस में, गैस के बाद द्रव में, द्रव के बाद ठोस में। गैस क्या है भाई, वायुमंडल, वायुमंडल में गैस तो है ही है, ठीक है। द्रव लिक्विड है ना, द्रव क्या हुआ, लिक्विड हुआ ना, जो पानी है, समुद्र का पानी हुआ, उसमें भी तो प्रकाश जाती है ना। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा अधिक होती है, कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद गैस में, द्रव में और ठोस में। अब कहो भाई, ठोस में प्रकाश की चाल कैसे जाएगी, उसमें आर पार कैसे होगा, बताइए। ठोस में तो रे भैया, अगर लेंस लेते हैं, जैसे कि चश्मा है, ये चश्मा है तो ये लेंस है, इसके अंदर प्रकाश जो है ना आर पार होती है, ठीक है। ये भी तो ठोस है ना, समझ रहे हैं ना। तो ठोस में भी प्रकाश की चाल होती है। कांच में, कांच एक प्रकार का ठोस है ना, तो उसमें भी प्रकाश की चाल होती है। सब आगे लिए हैं, टेंशन मत लो, अभी समझो। अच्छा, समुद्र की गहराई में लगभग कितना मीटर तक प्रकाश अंदर घुस जाता है, समुद्र मतलब जल में, जैसे पानी है, पानी में कितना अंदर गहराई तक प्रकाश की रोशनी जाएगी,
है ना, प्रकाश की चाल जाएगी, तब भैया आप कहना कि 200 मीटर तक जो है ना प्रकाश जाती है, यानी रोशनी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो 200 मीटर का उसके लिए आप तालाब खनोगे कि 200 मीटर गड्ढा खन, समुद्र का उदाहरण ले लो, है ना। तो इसीलिए मैंने लिया कि समुद्र की गहराई में लगभग 200 मीटर तक प्रकाश जाता है। क्लियर, आपने समझ लिया भाई? हाँ भाई, आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़े, चलो अगला टॉपिक है भाई, हमने तो सीख लिया प्रकाश के बारे में, प्रकाश की क्वालिटी के बारे में। अब सीखेंगे भैया प्रकाश के परावर्तन के बारे में, है ना, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ओके, इस पर ध्यान मत देना, अभी मेरे टॉपिक पर ध्यान दो, इसका तो हम तो धजिया उड़ावे करेंगे, अभी इस पर ध्यान न दो। सब लड़का सब एकरे देख रहे, हम चश्मा हटा के देख लेते, बड़ा तो ठीक है लगती है, ठीक है। चलो उस पर ध्यान मत देना, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम जानेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जान लेते। प्रकाश का परावर्तन आखिर कहते किसे रे भाई? परावर्तन का मतलब टकरा करके वापस आना, ठीक है। जैसे कि हाई देखिए, ये आईना है, आईना में क्या है, हम अपना शकल देख लेते हैं। आईना में क्या है, इमें दिख रहा है, अरे थोड़ा सा काला दिख रहा है का? तो आईना में हम अपना क्या है, शकल देख लेते हैं, किसकी वजह से? तो प्रकाश की परावर्तन की वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, टकरा करके रोशनी हमारी आंखों पे पड़ता है, ठीक है। आपने ये देख लिया, है ना। तो परावर्तन का मतलब ही होता है टकराना भाई, क्लियर। तो मैंने लिखा ए पॉइंट में कि टकरा कर वापस लौट आना, परावर्तन का मतलब ये होता है। दूसरा पॉइंट, कोई भी वस्तु परावर्तन के ही कारण दिखाई देती है। अगर आपसे कोई पूछे, लड़का साहब इधर आ रहे, थोड़ा सा सवाल पूछते हैं, कोई भी वस्तु किसके कारण है, या हम आपको देख रहे हैं, है ना, हम आईना को देख रहे हैं, हम इधर डिजिटल बोर्ड के देख रहे हैं, तो कोई भी वस्तु को हम किसके मदद से देखते हैं, यानी किसके कारण देख पाते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि उसे टकरा करके रोशनी हमारे आंखों पे पड़ता है, इसीलिए हम उसको देख पाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो प्रकाश के दुनिया की कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है तो प्रकाश के परावर्तन के ही कारण दिखाई देती है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने सीख लिया। ओके, अगला देखते हैं। ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता है भाई। ब्लैक होल में क्या होता है, परावर्तन होता ही नहीं है। ब्लैक होल जानते हैं, शायद क्या बोलते, ब्लैक होल वो बनाए थे मिस्टर इंडियन हैकर, बहुत अच्छा लगा हमको, देखने में मजा आ गया था, है ना। तो ब्लैक होल में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। उसमें प्रकाश जब ये जाता है तो वो अंदर क्या होता है, अंदर ही खींच लेता है, उसमें वो टकरा करके वापस आने ही नहीं देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की कौन सी चीज में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है भाई, दुनिया की कौन सी चीज में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, तो आप कहेंगे ब्लैक होल में। वो अपने अंदर क्या होता है, अवशोष लेता है, ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, दिखवे नहीं करता है। क्या? जैसे कि अभी दिख रहा है, इसमें हमें टकरा करके हमारा इमल की नहीं देख रहे हैं, तो हम इसके ऊपर क्या प्रकाश टकरा करके हमारे आंखों पे तो हम ना देख पा रहे हैं। लेकिन ब्लैक होल में टकराता नहीं, इसलिए वो अजीब तरीके से दिखता है। तो आप कहेंगे सर ब्लैक दिखता है, नहीं, वो ब्लैक नहीं दिखता। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, अब बीचवा का पोर्शन गायब कर देंगे, बीच में से हटा देंगे, तो कैसा दिखेगा, अजीब तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो दुनिया की कौन सी चीज में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, तो ब्लैक होल में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता भाई। ये बात आप लिख लेना, नोट कर लेना, नोट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नोट है, मिल जाएगा पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। चलो ये आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं, परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है दर्पण। जैसे कि ये दर्पण है ना, प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है भाई, दर्पण, है ना। दर्पण ये आप देख रहे हैं ना, क्या होता है भाई, दर्पण होता है, क्लियर। तो यही जो मोहतरमा देख रही दर्पण में, बड़ा धड़धड़ा के एकदम देख रहे हैं, एकदम नहा हुआ के आई है, मोबाइल से इसे देख रहे, एकदम बढ़िया सेल्फी ले रही है ना। तो भाई ये जो है दर्पण है भाई, इस दर्पण को हम क्या करेंगे, समझेंगे भाई। जो ये जो लड़की देख रही है एकदम अपन मुछियार के, क्यों देख रही है ना, जो भी जैसे देखे हमारे से क्या मतलब है, क्यों देख रही है, दर्पण की वजह से। तो हम जानेंगे कि दर्पण का निर्माण कैसे होता है भाई। तो देख लो भाई, दर्पण के निर्माण में क्या होता है, ग्लूकोज मिलाया जाता है भाई। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे ये हमारे पास दर्पण है ना, तो दर्पण के निर्माण में क्या मिलाया जाता है भाई, तो ग्लूकोज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, ग्लूकोज मिलाया जाता है, ठीक है। एवं दर्पण के पीछे क्या है भाई, सिल्वर ब्रोमाइड का कलई किया जाता है। कलई का मतलब पेंट होता है। देखो भाई, जैसे कि दर्पण है,
है ना। और दर्पण के पीछे ये जो पेंट है ना भाई, क्या है? पेंट है, क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट लगाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि दर्पण के पीछे कौन सा पेंट लगाया जाता है, यानी कलॉय किया जाता है, किसका? तो सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट लगाया जाता है, यानी कलॉय किया जाता है। इसी वजह से धकधका के हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना मुहवा देख लेते हैं। देख रहे हैं ना, एकदम धकधका के देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना भाई? हाँ, तो प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है भाई? दर्पण है ना। तो ये आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत भाई। अब तन का पानी पी लेते हैं, तनी ज्यादा बोल ले हैं, है ना, हेलो हेलो करते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ, ये देखिए, तब भैया आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। किसके बारे में? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। आइए हम समझ लेते हैं। नियम को समझने से पहले यहां पे देखिए, हमारे पास ये कौन सा दर्पण है भाई? तो समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है भाई, समतल दर्पण, राइट। तो ये कौन सा दर्पण है भाई? तो समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में हम समझेंगे क्या चीज? तो ये समतल दर्पण, अब देखिए भाई, यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को, ये जो प्रकाश की किरण क्या है? आ रही है ना। तो आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, है ना। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, ठीक है। अब यहां से टकरा करके, जैसे ये दर्पण है समतल दर्पण, तो देख रहे यहां से क्या टकरा करके वापस गई, टकरा के क्या हुआ भाई? वापस गई। तो टकरा करके वापस जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, और यहां से दर्पण से टकरा करके गुजर गई तो उसे परावर्तित किरण कहेंगे। क्लियर? आपने समझ लिया भाई? हाँ, यहां तक क्लियर किया। अभी बीच में क्या हो जाता है भाई? अभिलंब हो जाता है, जिसे नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभिलंब हो जाता है। क्लियर? ये आपने समझ लिया। अब यहां पे समझेंगे भाई कि आखिर आपतन कोण किसे कहते हैं, अपरावर्तन कोण किसे कहते हैं, इन दोनों को समझेंगे। तो है भैया, गौर से देखिएगा बउआ जी, आपतित किरण ये है, तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। तो देखिए, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण, इसके बीच के कोण ये है हमारे पास, है ना, जिसे हम आई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं भाई? तो देखो, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर? आपने ये समझ लिया? हाँ भाई, आपने समझ लिया। अब देखो भाई, ये बीच में अभिलंब जो देख रहे हैं, अभिलंब जैसे ही पड़ा, इसका मतलब समझ जाना कि ये दो भागों में बांट देगा, वो भी समान भागों में। तो इस कोण को और इस कोण को ये अभिलंब क्या करता है? समान भाग में बांट देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, यानी बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम हुए प्यारे बच्चों। तो हमने यहां पे लिख दिया कि पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे यहां पे देख ली, ये आपतन कोण परावर्तन कोण क्या हो गया? ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये पहला नियम, आपतन कोण हमेशा क्या होंगे? परावर्तन कोण के बराबर होंगे प्यारे बच्चों। ये आपने समझ लिया, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट समझ लो कि कोण को हमेशा हम अभिलंब से मापते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये अभिलंब, इसी से कोण मापते हैं, ठीक है। यहां से इधर मापते हैं, अभिलंब से ही कोण को हमेशा मापते हैं, इस बात को ध्यान रखना। कोई पूछे अभिलंब कोण को किस चीज से मापते हैं? तो कहना हमेशा अभिलंब से मापते हैं। क्या? अभिलंब से। अब दूसरा नियम समझेंगे प्यारे बच्चों कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु में होते हैं। यही दूसरा नियम है प्यारे बच्चों। और इसी की वजह से हमें क्या होता है? आईना में, यानी दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी फोटो दिखाई देता है। प्रतिबिंब को ही फोटो दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरे नियम के ही कारण प्यारे बच्चों, अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल में, यानी एक ही बिंदु पे नहीं होंगे,
तो ले भैया फोटोवे नहीं बनेगा, आईना में हमारे चेहरे नहीं दिखाएगा। समझ रहे हैं? अगर मान लो ये आपतित किरण को केनहू और रख दे, परावर्तित किरण को केनहू और अभिलंब के एनी रख दे, तो भाई हमारा क्या होगा, तीनों जब एक तल में नहीं रहेगा तो भाई सिंपल सी बात, प्रतिबिंब नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। समझ रहे हैं ना? चश्मा से कोनो दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं, हम अपना सेफ्टी के लिए लगाए हैं, ठीक है? तो ये आपने समझ लिया। हेलो, हाँ ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है, पहला नियम, दूसरा नियम, इन सभी को हमने समझ लिया। अब ब्रैकेट में मैंने डाल दिया था, इसीलिए प्रतिबिंब बनता है। ये तीनों एक तल में होते इसलिए प्यारे बच्चों। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं दिक्कत है? क्लियर? हाँ भाई क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देख लो, चलो आगे समझते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों आपने देखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं, तो इस पर हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि आप कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या लिया क्वेश्चन की, क्वेश्चन एक लिया कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण आर का मान होगा, मतलब परावर्तन कोण का मान क्या होगा, यही आपको ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, हम लिखेंगे हल। तो हमने लिखा हल। अब प्यारे बच्चों कहता है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री, तो समतल दर्पण कौन है रे भाई? ये है ना समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण का तल ये है। अब तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है, तल ये वाला है, तो ये हमारे पास तल है, तल से कितना डिग्री का? 50 डिग्री का कोण बनाता है भाई। तो कहता है कि आर का मान यानी परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हम तुमको बता दे प्यारे बच्चों, जैसे कि ये हमारे पास एक प्रकार का आधार है और ये हमारे पास अभिलंब है, ठीक है? तो यहां से ये इस पर अभिलंब है, तो इसमें क्या हुआ कि ई पूरा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। जैसे यहां से ई जाया और ये गया, सीधा है, लंबवत है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां से यहां तक 90 डिग्री का कोण बनाया प्यारे बच्चों, है ना? तो ई कोण कितना होगा, है ना? ई कोण कितना होगा? तो सिंपल सी बात है रे भैया, ई कोण आपको निकालना है। तो यहां से यहां तक पूरा है हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से हम क्या करेंगे, ये इतना कोण घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। तो कितना घटाएंगे? 50 डिग्री। अब 50 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 40 डिग्री आएगा। अब 40 डिग्री क्या आ गया हमारे पास? तो 40 डिग्री आ गया आपतन कोण। आपतन कोण क्या आ गया भाई? आपतन, है ना? कोण कितना आ गया भाई? आपतन कोण यानी आई। आई कितना आ गया भाई? 40 डिग्री आ गया। अब आपको निकालना है भाई परावर्तन कोण का मान, है ना? तो आपको पता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा? 40 डिग्री का, ठीक है? तो हम लिखेंगे चूंकि आपतन कोण क्या होता है भाई? आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन, है ना? परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है ना? इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए हमारे पास परावर्तन कोण मतलब बोले तो आर का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया प्यारे बच्चों। करेक्ट? बात समझ में आई? हाँ भाई समझ में आई। तो आइए इसी पर हम क्या करते, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है भाई, दूसरा क्वेश्चन कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री, कितना? 35 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा। देखो आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण ये है, दोनों के बीच का कोण क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, है ना? मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के बीच का कोण है, तो बस आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग आपको ज्ञात करना है, समझ जाओ, ठीक है? तो सिंपल सी बात है। तो कहता है एक किरण समतल दर्पण के तल से, तो ये हमारे पास समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है भाई? ये 35 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लिख देते हैं 35 डिग्री का कोण बनाता है ना? तो अब आप बताइए प्यारे बच्चों, आपको निकालना आई और आर का मान, है ना? इन दोनों का योग निकालना है। ओके, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण यही है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, निकाल कर दोनों को ऐड कर देना है। तो भैया कैसे निकलेगा? तो आपको पता यहां से ये जाएगा, तो ये क्या है? अभिलंब है ना? तो लंब है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये पूरा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जब 90 डिग्री का बनाएगा तो इतना हमारे पास जो है
है कितना 35 डिग्री है, तो इतना निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है रे भाई, 90 डिग्री में से 35 डिग्री घटा देंगे, कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। कितना आएगा 55 डिग्री। तो हमारे पास ये आ गया 55 डिग्री, है ना 55 डिग्री। तो ये भी आर भी आ गया 55 डिग्री, क्योंकि दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जब आपतन कोण निकल गया तो परावर्तन कोण भी वही होगा, क्योंकि दोनों हमेशा बराबर है। अब इन दोनों का योग हमें निकाले, दोनों है बीच में, तो 55 कितना होगा भाई 110 डिग्री। समझ में आ गई बात? हाँ भाई समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब समझते हैं समतल दर्पण है। तो ये समतल देखो, कभी भी अगर पेंट करना, क्योंकि कलई करना, कोई भी दर्पण होता है तो उसका पेंट करना ही पड़ेगा, तभी ना चेहरा दिखेगा पीछे से, है ना। किसका पेंट करना पड़ेगा, तो सिल्वर ब्रोमाइड का, है ना, AgBr का। ओके, उसका पेंट करना पड़ता है, क्लॉय करना पड़ता है। तो जब भी पेंट करो ना, तो हमेशा किससे, दाहिने साइड से पेंट करो। ये बायां साइड है, ये दाहिने साइड से। देखो दाहिने साइड से ये सब पेंट है, क्या है, पेंट है। क्लियर। अब ये बताना है कि इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों। तो ये समतल दर्पण है, सब जानते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसकी, अनंत होती है, एवं फोकस दूरी भी अनंत होती है। अब तू लोग कहेगा सर कैसे होता है, कनका समझाइए ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लो कि अगर ये हमारे पास क्या है, ये वृत्त, ये गोला है, यानी समझो कि गोलीय दर्पण है। क्या ये हमारे पास गोलीय दर्पण है। अब इसका कुछ पार्ट मिटाएंगे, अरे पूरा मिट जाता है, धत तेरी के। ये तो इजी नोट किस में पढ़ा रहे हैं भाई, है ना। तो मान लो कि जैसे कि ई है ना, ये हमारे पास है। क्या ये आपको लग रहा है कि किसी ये गोले का, यानी गोलीय दर्पण का भाग है, या लग रहा है, नहीं ना लग रहा है। लेकिन अगर हम इसको नचा देंगे ऐसे, तो ये हमारे पास क्या है, गोलीय दर्पण का भाग हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि हम इसको मिटा देते हैं, जैसे ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, क्या ये गोलीय दर्पण है। अब इसको हम क्या करते भाई, यहां से मिटा देते हैं। मिटा दिए, तब बताइए ये कहां से निकला था भाई, ये निकला था हमारे पास कहां से, ये मिटा गया, तो ये निकला था हमारे पास गोलीय दर्पण से, ठीक है। उसी तरीके से अगर इतना बड़ा होगा तो और बहुत बड़ा एक गोलीय दर्पण आएगा, क्या होगा, बहुत बड़ा। उसी तरीके से ये इतना बड़ा है तो बहुत, मतलब इसको भी अगर पूरा गोल करेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा आ जाएगा, है ना। क्या आएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन कितना बड़ा आएगा हमारा पता नहीं है। आखिर ये भी होगा गोलीय दर्पण का भाग, लेकिन कितना बड़ा आएगा गोलीय दर्पण का, वो हमारा पता नहीं है। जब पता नहीं मतलब अनंत, तो अनंत है, इसीलिए इसका वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है और फोकस दूरी भी अनंत होती है। जैसे कि ये है, आप इससे भी एक वृत्त खींच सकते हैं, यानी वृत्त बोले तो गोलीय दर्पण खींच सकते हैं। मान लो ये है, तो इससे भी बहुत बड़ा करके खींच सकते हैं। उसी तरीके से ये है, कितना बड़ा खींचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसका वक्रता त्रिज्या भी अनंत और फोकस दूरी भी अनंत होती है प्यारे बच्चों। क्लियर। तो ये आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे भैया कि क्या समझेंगे, देखो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब को समझेंगे, है ना। आइए समझ लेते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया, बोले तो इमेज, फोटो, समझ रहे हैं ना, कैसा होता है वो समझ लेते हैं। पहला पॉइंट आभासी एवं सीधा होता है भाई, इसमें समझ लीजिए। ये हमारे पास ए भी दिया गया है ना, ये हमारे पास बिंब है, यानी वस्तु है। बिंब मतलब वस्तु है, ये हमारे पास क्या है, वस्तु है, बोले तो बिंब है। ये हमारे पास समतल दर्पण है, और समतल दर्पण के सामने हमने एक ए भी क्या रखा है, ये बिंब रखा है, यानी वस्तु। कोई लड़के को खड़ा कर दो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, रखा। तो भाई इसका जो प्रतिबिंब दर्पण के क्या हुआ, पीछे बना, A' B', ये क्या हुआ, पीछे बना, ठीक है। अब देखो यही प्रतिबिंब अगर नीचे बनता ना तो उल्टा प्रतिबिंब हो जाता, लेकिन ऊपर ही बना इसीलिए सीधा रहेगा, ठीक है। दर्पण के पीछे बना, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी एवं सीधा होता है, लेकिन दर्पण के पीछे ही बन रहा है। देख रहे हैं दर्पण की ये पीछे, ये फोटो है और ये वस्तु है, इधर फोटो है, ठीक है। दर्पण के सामने यहाँ पे हम रख दिए वस्तु और अंदर बन रहा है फोटो, ठीक है। और कैसा बनेगा, तो पहला पॉइंट तो आभासी एवं सीधा बनेगा, देख सकते हो एकदम सीधा स्ट्रेट है, यहाँ जैसा है वैसा ही है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे जितना ये हमारे पास वस्तु है ना, ए भी वस्तु है, जितना ऊंचाई का रहेगा, जितना साइज का रहेगा, उतना ही साइज का इसका फोटो बनेगा प्यारे बच्चों। देखो उतना ही साइज का बना हुआ है। क्लियर। ये आपने समझा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। देखो जितना उतना ही है अंदर। अगला
प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। कहने का मतलब जैसे समतल दर्पण है, समतल दर्पण से हम जितना पीछे आएंगे उतना है, जैसे जितना दूर जाएंगे समतल दर्पण से हम जितना दूर भागेंगे उतना ही दर्पण के पीछे हमारा फोटो बनेगा। क्लियर, जैसे फोटो बन रहा है। क्लियर, ये भी समझ लिए। अगला, प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका मतलब क्या होगा कि समतल दर्पण में जो दाहिना भाग है वो बायां नजर आएगा, जो बायां भाग है वो दाहिना नजर आएगा। ऐसे होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट कि वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दुगुनी होती है। जैसे कि इस समतल दर्पण है, समतल दर्पण में कोई भी किसी भी चीज की चाल होती है तो दर्पण में देखो तो दुगुनी है। जैसे हम ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं ना, हमारे माइक्रो सब गिर जाएगा, है ना, लगता है पैंटो खुल जाएगा ना, पैंट नहीं खुलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो हम ऐसे ऐसे दौड़ेंगे ना तो आईना में देखेंगे यानी समतल दर्पण में देखेंगे तो लगेगा कि दुगुना एकदम तेजी से दौड़ रहे हैं। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, जैसे ये देखो जिम में है मोहतरमा, ठीक है, एकदम हिप हॉप सब बना रहे, देख रहे बैक एकदम तगड़ा बना ली है ना। शादी उदी होगा तो बढ़िया रहेगा, दूल्हा निमन मिलेगा, खूब मानवो करेगी। अब ई जो है पहुंची हुई है जिम में, किसमें? जिम सेंटर में। अब ये आईना के सामने ये जो है देख रहे हैं, इसका मिरर बना है, छाया जो बना हुआ है ना, ये आईना के सामने देख रही है ना। तो भाई इसमें जो है ना ये अब दौड़ेगी खूब, है ना। ऐसे ऐसे अगर ये मान लो कि 2 वेग से दौड़े तो उसमें 4 वेग, मतलब दुगुना हमेशा नजर आएगा। क्या होगा? दुगुना। इसीलिए ना इमेज के सामने जब सब दौड़ता है तो कहता कि बहुत हम तेजी से दौड़ रहे हैं, है ना। अब वही समतल दर्पण से बाहर आएगा तो एनर्जी खत्म हो जाए ना, धीमे से दौड़ रहा है ना, एकदम मोहतरमा तगड़ा है। ठीक है, अब ये समझ लिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पूरा शरीर देखने के लिए शरीर का 1/2 लंबाई यानी आधा लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, ये मोहतरमा है, अभी मोहतरमा के बॉडी का साइज मान लेते हैं 5 फीट, तो ये अपना पूरा शरीर देखने के लिए 5 फीट शरीर देखने के लिए कितना साइज का दर्पण लेगी? तो 5 फीट का आधा कर दो ना, 2.5 फीट का दर्पण लेगी। क्लियर, ये आपने समझ लिया। जितना आपका साइज हो, आपका 6 फीट है तो दर्पण ले लो 3 फीट का, उसमें आपका पूरा बॉडी समा जाएगा। क्लियर ना? हाँ भाई, ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते? बस इतना ही है इसमें, ये आपने समझ लिया सब कुछ। चलो भाई आगे। अब हम समझेंगे भाई गोलीय दर्पण के बारे में। क्या है? गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण कहते हैं किसे? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण का क्या होता है? परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं। परावर्तक पृष्ठ होता है जहां से प्रकाश टकरा करके वापस आती है। और गोलीय दर्पण के ही 2 भाग आते हैं, एक उत्तल एक अवतल दर्पण। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास गोलीय दर्पण है। अच्छा, कभी भी पेंट करो यानी कभी भी कलई करो सिल्वर ब्रोमाइड से, तो हमेशा किधर पेंट करना? तो दाहिने तरफ पेंट करना। हमेशा किधर पेंट करना? दाहिने तरफ। जैसे कि हमारे पास गोलीय दर्पण है, इसमें पेंट कहां पे करोगे भाई? तो हमेशा पेंट करना किधर? तो दाहिने तरफ। जैसे यहां से हम दाहिने तरफ कर दिए, है ना, ये दाहिने तरफ कर दिए, इधर भी हम दाहिने तरफ कर दिए। तो आप देखेंगे इसमें एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। तो देखो बाहर से पेंट है और अंदर से पेंट नहीं है, और ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है, अंदर की तरफ धंसा है। इसका मतलब ये हमारे पास अवतल दर्पण है। अब ये अंदर से पेंट है और बाहर से पेंट नहीं है। ठीक है, बाहर से ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसलिए ये उत्तल दर्पण है। तो भाई गोलीय दर्पण के ही 2 भाग होते हैं, एक अवतल एक उत्तल दर्पण। क्लियर? बात में समझ में आ गई? हाँ भाई, ये समझ में आ गई। तो कभी भी पेंट करना तो हमेशा दाहिने तरफ से पेंट करना। क्लियर? ये आपने समझ लिया भाई, है ना। तो इसको इरेज ऑल कर दे, नहीं तो रहने देते पेन। अब देखो भाई, जैसे कि गोलीय दर्पण का भाग लिया तो हम यहाँ पे क्या हमेशा दर्पण के बाहरी ओर पेंट करेंगे। तो जैसे ही देखो बाहरी तरफ ये पेंट है भाई, पेन आना रे। हाँ, तो ये देखो बाहरी तरफ क्या है भाई? पेंट है। ये सब क्या है? पेंट किया गया है ना, पेंट किया गया है। तो भाई बाहर की तरफ मतलब बोले तो दाहिने तरफ क्या? दाहिने तरफ पेंट किया गया है। इधर भी देखेंगे तो दाहिने तरफ क्या है? पेंट किया गया है। करेक्ट ना? तो ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो हमारे पास हमेशा जब भी पेंट करना ना तो दाहिने तरफ ही पेंट करना प्यारे बच्चों। अब ये पेंट है तो आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास जो है वो परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है जिससे प्रकाश टकरा के वापस जाएगी। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है। अब देखो प्यारे बच्चों,
तो ये अवतल दर्पण है और ये हमारे पास उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये जो परावर्तक पृष्ठ जहां से टकरा के किरण जाती है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है ना, या अंदर की तरफ उभरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। मैंने लिख दिया कि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ उभरा होता है या धंसा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो भाई अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं भाई? तो उत्तल दर्पण देखो, परावर्तक पृष्ठ जो होगा ना भाई बाहर की तरफ उभरा होगा, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या बाहर की तरफ क्या होता है? हटने बाहर की तरफ क्या होता है? उभरा होता है, इसीलिए इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखो भाई, अवतल दर्पण हमेशा क्या होता है? निगेटिव में, और उत्तल दर्पण हमेशा पॉजिटिव में। इसको याद करने के लिए कैसे करेंगे भाई? तो आप याद रखना, क्योंकि देखिए कोई भी दर्पण जो होता है ना भाई, किसका भाग होता है? किसका भाग होता है भाई? तो जो भी दर्पण होता है वो गोली, जैसे कि अवतल उत्तल किसका? गोलीय दर्पण का भाग है। तो ये भी कोई ना कोई गोलीय दर्पण के भाग है। तो अब इसको हम गोलीय बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? दाहिने तरफ इस तरीके से लगाएंगे राउंड, है ना, क्या करेंगे? इस तरीके से राउंड लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेना। तो इस तरीके से, मतलब दाहिने के तरफ से अगर हम घुमा रहे हैं तो समझ जाना क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर दाहिने तरफ से घुमा रहे तो पॉजिटिव, अगर बाएं की तरफ ऐसे घुमा रहे हैं तो निगेटिव। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे? दाहिने तरफ ऐसे हम घुमाएंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव, इसीलिए उत्तल दर्पण क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अवतल दर्पण क्या होगा? इसको पूरा करने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा, मतलब बाएं तरफ से, बाएं तरफ से क्या होगा? बाएं तरफ से, इसीलिए नेगेटिव होगा। क्लियर भाई? आपने ये समझ लिया? कौनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो भाई, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को आपने समझा, आगे बढ़ते हैं। ये आपने समझ लिया, एक सवाल करते हैं भाई, बताओ ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये कौन सा दर्पण है भाई? इसको थोड़ा सा निम्न से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अच्छा से। लो भाई, इरेजॉल कर दिए। अब हम क्या करते हैं? आपसे हम पूछ रहे हैं भाई, ये हमारे पास है, इसका नाम बताना है। इसमें पेंट उंट कुछ नहीं, इसका नाम क्या होगा इस दर्पण का, है ना। अब इसकी वक्रता तिर्जा क्या होगी भाई? निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, है ना। वक्रता तिर्जा, है ना, क्या होगी? जल्दी बताओ क्या होगा भाई? तो सबसे पहले हम दर्पण का नाम पता करेंगे। दर्पण का क्या होगा? नाम पता करेंगे। तो नाम पता करने के लिए आपको पता है कि हमेशा पेंट किया जाता है। किधर पेंट किया जाता है? दाहिने तरफ पेंट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? दाहिने तरफ पेंट कर देंगे। तो ये हमने पेंट कर दिया। क्या किया? पेंट कर दिया। ओके, तो हमने पेंट कर दिया, करेक्ट ना। ये आपने समझ लिया। अब प्यारे बच्चों, इस दर्पण का नाम क्या है? तो आप देख रहे हैं कि इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित है। क्या है? बाहर की तरफ वक्रित है। तो इसका नाम क्या होगा भाई? तो उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा नाम? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होगा भाई, दर्पण, उत्तल दर्पण। और जैसे ही उत्तल दर्पण, देख लो यहाँ पे वेरीफाई कर लो, देखो ये है ना उत्तल दर्पण। अब जैसे ही उत्तल दर्पण हुआ, तो उत्तल दर्पण होगा तो भाई ये कोई ना कोई क्या होगा? गोलीय दर्पण का ही तो टुकड़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे भाई? इसका अब यहां से क्या करते हैं, और इसे हम इसको दाहिने तरफ अगर हम पूरा करेंगे, ऐसे करके दाहिने तरफ ही तो करेंगे ना इसको गोलीय दर्पण बनाने के लिए, है ना। तो दाहिने तरफ की इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला होगा। क्या होगा? पॉजिटिव वाला होगा। तो इसका सब मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वक्रता, त्रिज्या, फोकस, दूरी सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? ये आपने समझ लिया। ओके, अब ये बताओ, ये मैंने पूछा इस तरीके से, है ना। अब ये बताओ ये कौन सा दर्पण होगा? ये कौन सा दर्पण होगा? तो आपको पता है कि हमेशा हम पेंट करते हैं दाहिने तरफ। तो इधर दाहिने, इधर हम पेंट कर देंगे, है ना। हम क्या करेंगे? इधर पेंट कर देंगे। तो इस दर्पण का नाम क्या है भाई? तो इस दर्पण का नाम क्या? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। करेक्ट ना? दिखाई दे रहा है ना? अवतल दर्पण। कौन दिक्कत? नहीं ना दिक्कत भाई। तो ये आपने क्लियर कर लिया कि ये हमारे पास अवतल दर्पण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की तरफ धंसा हुआ है और बाहर से पेंट है। क्लियर? तो आपने ये समझ लिया। तो जब अवतल दर्पण है तो भाई ये ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? तो ऋणात्मक। इसका सभी मान क्या होगा? धनात्मक। क्योंकि अगर हम इसको मिलाएंगे
गोलीय दर्पण बनाएंगे तो क्या होगा, इसको उल्टा चलना पड़ेगा, यानी लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा, है ना, बाएं की तरफ। इसलिए प्यारे बच्चों ये क्लियर हुआ? हाँ भाई क्लियर हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, जैसे गोलीय दर्पण में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास गोलीय दर्पण है। आर क्या है हमारे पास, तो वक्रता तिर्जा है। सी क्या है, तो वक्रता केंद्र है। एफ का है तो मुख्य फोकस है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। पी क्या है, तो दर्पण का ध्रुव है। एम एन द्वारक है। अब इन सबको समझेंगे प्यारे बच्चों। तो हम समझेंगे ध्रुव के बारे में। सबसे पहले पता कर लो ये कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों। तो आप देखोगे बाहर की तरफ, मतलब दाहिने तरफ पेंट है, दाहिने तरफ पेंट है, और इसका परावर्तक पृष्ठ जो है ना अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो अंदर की तरफ धंसा, इसका मतलब अवतल दर्पण है ना। तो ये अवतल दर्पण में चल रहा है। तो गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भाई ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखो भाई गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, अब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ कौन है, तो देखो भाई ये गोलीय दर्पण के ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है ना रे भाई, ये हमारे पास क्या परावर्तक पृष्ठ है। और इसी परावर्तक पृष्ठ के क्या कहता है, केंद्र को, तो इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कौन है, ये है, यही केंद्र है। तो इसी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हमारे पास दर्पण का ध्रुव है, और इसको हम क्या चीज से प्रेजेंट करते हैं, पी से दर्शाते हैं। तो ध्रुव कहते हैं यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होते हैं। हाँ भाई दर्पण के पृष्ठ पर स्थित है। ठीक है, और ध्रुव की प्रयाह है पी अक्ष से निरूपित करते हैं, इसलिए मैंने पी अक्ष से निरूपित कर दिया। क्लियर, आपने ये समझ लिया। तो आपने ध्रुव समझ लिया कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अब हम समझेंगे भाई मुख्य अक्ष के बारे में। तब मुख्य अक्ष के बारे में समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता तिर्जा, देखो पहले क्या कहता है, पहले पानी पीते हैं, थक गए हैं। 41 मिनट ना, हाँ। तो इसमें समझे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव। अब गोलीय दर्पण के ध्रुव कौन है, ये है, ये गोलीय दर्पण के ध्रुव। दूसरा कलर ले लेते हैं। ए कहाँ है रे बकलोल, अरे इधर भाग गया, ये हो ना चुगलागिरी करता है, कभी इधर कभी उधर, है ना, छेतरा है, कभी अन्नी कभी अन्नी जाता है ना। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदलता रहता है हमेशा, उसी को ना कहता छेतरा। तो कभी अन्नी घुस जाता है अन्नी, या कभी अन्नी, हाँ पूरा यारे बदलता रहता है, इसीलिए हम छेतरा बोल दिए। तो मुख्य अक्ष, अब ये देखो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव ये है हमारे पास, है ना। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता तिर्जा से गुजरने वाली, अब वक्रता तिर्जा कौन है भाई, तो ये हमारे पास क्या वक्रता तिर्जा या वक्रता केंद्र कह लो, है ना, बेहतर रहेगा कि वक्रता केंद्र कह लो। ठीक है, केंद्र कह लो। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं, एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब भाई मुख्य अक्ष कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कौन हुआ भाई, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा। तो ये हमारे पास क्या है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है। इसी रेखा को क्या बोलेंगे भाई, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, गुजरने वाली एक सीधी रेखा है को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। अब मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव, तो दर्पण के ध्रुव कौन है, ये है, और इस दर्पण के ध्रुव पर क्या है, ये सीधा जो गया है, इसका मतलब ये अभिलंब है। क्लियर, ये आपने समझ लिया। आगे समझते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं भाई। वक्रता केंद्र कहाँ है, ये हमारे पास वक्रता केंद्र है। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं भाई, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। अब ये गोलीय दर्पण का ये हमारे पास क्या परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ पर गोले का भाग है, यानी जिस गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र, अब इस गोले का केंद्र तो यही है, तो इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है भाई। बस सिंपल से इस गोले का केंद्र जो ये है, इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं प्यारे बच्चों, और इसे हम क्या करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ अब आगे समझते हैं वक्रता तिर्जा के बारे में। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये हमारे पास क्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। क्लियर,
पृष्ठ जिस गोले का भाग है, ये किस गोले, इस गोले का भाग है ना, तो इस गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कौन है भाई, उसकी त्रिज्या यहां से लेके यहां तक है है ना, इसकी त्रिज्या यहां से लेके यहां तक है, तो उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी यही जो होगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। क्लियर, ये भी समझ लिए। द्वारक समझ ले, तो द्वारक किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये हमारे पास गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है। क्लियर, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, अब इसकी वृत्ताकार, ये जो देख रहे हैं ये वृत्ताकार सीमा रेखा है, तो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, अब व्यास का है भाई यहां से लेके यहां तक वृत्ताकार सीमा रेखा का ये व्यास है, तो व्यास है ना दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या, इसी व्यास को हम क्या कहते हैं भाई, दर्पण का द्वारक कहलाता है, और इसे mn से दर्शाते हैं, ये हमारे पास m, ये नीचे n है। क्लियर, तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम आपको कुछ चीज समझाते हैं। आगे क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव कौन है, ये हमारे पास P जो ये गोलीय दर्पण के ध्रुव है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस ये है, इसी की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ये F से प्रेजेंट करते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्षर किसे, F से निरूपित करते हैं। इसी वजह से क्या होता है भाई, ये जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, यहां से लेके यहां तक वक्रता त्रिज्या, इसी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ये F, है ना, इसीलिए हम लिख देते हैं भाई F बराबर क्या होता है, तो R/2 होता है प्यारे बच्चों, है ना, या फिर त्रिज्या बराबर इसके नीचे R पर गुना करेंगे तो R बराबर क्या होगा, 2F होगा, है ना। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जाता है कि F बराबर क्या होता है, तो R/2, या R बराबर क्या होता है, तो 2F कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ भाई। हाँ भाई, ये आपका क्लियर हो गया, कहीं दिक्कत नहीं ना, दिक्कत, अरे मजा तो अइबे करेगा, काहेला तू तो टेंशन लेता है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये समझ लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, हाँ देखिए गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के जो दो भाग है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दोनों को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आइए, बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। लो भाई, अवतल दर्पण, है ना, तो ये हमारे पास अवतल दर्पण, क्योंकि बाहर से क्या है, इसमें कलॉय किया गया है, मतलब पेंट किया जाता है। किससे पेंट किया गया, तो सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब देखो भाई, अवतल दर्पण किरण आरेख एवं इसका उपयोग हम जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किरण आरेख तो हम बाद में जाए, इसका उपयोग जानते हैं भाई। ये अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं भाई, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब क्यों कहते जानिए, अवतल दर्पण में क्या है खासियत, खासियत यह है कि प्रकाश की किरण कहीं से भी आएगी, टकराने के बाद एक एक चीज पर पड़ेगा, कहां पे, तो फोकस पे पड़ेगा। कहां पे पड़ेगा, फोकस पे पड़ेगा। अब देख लो, जैसे ही प्रकाश की किरण आ रही है, टकराने के बाद कहां गया, मुख्य फोकस पे गया, ये वाला मुख्य फोकस देख रहे हैं। फिर कहीं से भी प्रकाश की किरण टकराना, कहीं से भी टकराए, आकर के मुख्य फोकस पे आएगा। देखो, यहां से भी गई प्रकाश की किरण, टकराने के बाद यहीं पे आया भाई, यहां पे मिला। ठीक है, अब देखो, यहां से भी प्रकाश की किरण गई, टकराने के बाद अहितर मिला, यहां से भी प्रकाश की किरण गई भाई, टकराने के बाद देखो यहीं पे मिला, है ना। तो कहीं से भी प्रकाश आए, टकराने के बाद एक ही जगह ही रख देता है, यानी कहीं से भी आ जाता है प्रकाश की किरण, है ना। अवतल दर्पण में टकराने के बाद सबको एकत्रित करके कहां रख देता है, मुख्य फोकस पे रख देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस नहीं, अभिसारी दर्पण, लेंस को भी समझेंगे तो अभिसारी कहते हैं, यानी अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो याद रखना कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है भाई, एक जगह लाके रख देता है। क्या रख देता है, एक जगह लाके रख देता है। प्यारे बच्चों, ये समझ गए। इसी वजह से अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में हम यूज करते हैं। ठीक है, धूप के रोशनी में रख देगा, है ना, ये आसानी से ये क्या बना सकता है, खाना बना सकता है। क्यों, क्योंकि सब जो रोशनी होता है ना, प्रकाश एक ही जगह लाके रख देता है। इसीलिए क्या करता है, सोलर कुकर में प्रयोग होता है, ताकि खाना एकदम धगधगा के बने। आइए सोलर कुकर हम आपको दिखा देते हैं कि सोलर कुकर होता क्या है भाई। देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, सोलर कुकर है। तो ये देखो, पूरा सोलर कुकर कहां से कहां तक, ये देख लो ध्यान से। ये हमारे पास जो है ना, ये सोलर कुकर है। इसमें कुछ आपको देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है। क्लियर, और ऊपर से क्या रख दिया, ये सोलर कुकर है। अब इसमें क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब इसके ऊपर देखिए ना, ये बर्तन रख दिया इसके ऊपर, ताकि चाय बनाओ,
चाहे पानी गर्म, हमको लगता है पानी गर्म कर रहा है, क्या है इसमें, पानी गर्म कर रहा है, चाय गर्म करता था कहीं पियो लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, ये सोलर कुकर है, करेक्ट ना। यहाँ पे आपको सूरज की मदद से यहाँ पे खाना बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सभी प्रकाश को एक के जगह ला के रख देता है, वही तरह ला के रख देता है ना, खाना खदखदा रहा है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत, अरे भाई नहीं दिक्कत। अब देखो प्रज्वलन के लिए भी इसका उपयोग होता है, मतलब प्रज्वलन का मतलब आग लगाने के लिए। जैसे ये अवतल दर्पण है, आज सब फोकस क्या करते, एक ही जगह आ रहा है, सब तरह से प्रकाश की किरण भाई। अब और बीच में कागज का टुकड़ा रख दो, कोई भी चीज रख दो, तो यहाँ पे क्या होगा, जलने लगेगा, क्या होगा, जलने लगेगा। जैसे कि ये मिरर है भाई, क्या ये मिरर है। अब बचपन में, अभी तो बच्चे हम सब, तू सब बच्चे हैं, अब देखिए गांव घर में ना बुजुर्ग सब जाती रहती है, बुढ़िया सब जो जिसको बोलते हैं, तो लोग आज चिढ़ने वाले रहते, उसको ना हम चिढ़ाए थे, सूरज का रोशनी आता था, ही पर पड़ करके ना चोहरा देते थे, आंख पर लगता था। ठीक है, यहाँ पे नहीं प्रकाश है इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, ना करके एकदम प्रकाश की रोशनी आता था, आंख पर देते थे, चोहरा जाता था, तो लाकर देखो ना, एक ना, अरे रुके रुको, हम अपना आंख पर लाते हैं, नहीं आ रहा है, छोड़ दो, है ना। सूरज की रोशनी में ऐसे ऐसे करके, है ना, एकदम रोशनी है ना, हम देते रहते हैं आंख पर कि ये ताक हमरा, ऐसे नहीं हो रहा है ना। तो देखो हम आपको बता देते हैं कैसे होगा, जो देखते जाओ। अब सूरज की रोशनी ये सब एकत्रित कैसे होता है, इस दर्पण से समझो। ये देखो यहाँ पे काला है तो 100% समझेगा, नहीं आ रहा है, इतना रोशनी है कि इसको देखने का मन था। टॉर्च की रोशनी मोबाइल तो नहीं रखे इधर, न तो तुम लोगों को दिखा देते बढ़िया से, है ना, न तो रोशनी आ जाता। ओके, इस पर मोबाइल का रोशनी मारते, आई पर टकरा करके आंख पर लाते हैं, समझ रहे हैं ना। ये देखिए, हाँ यहाँ आया, देखिए ये कहाँ गया, देखिए ये आया, देख रहे हैं, ओके समझ रहे हैं ना। ये देखिए ये नजर आ रहा है, तो रोशनी इतनी ज्यादा है, इसी पे लाइट है, इसलिए ऐसा नहीं दिख रहा है। चलो, तो ये आपने समझ लिया। अरे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई, कहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा ना, तो ये क्लियर हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं प्रज्वलन के लिए। अब टॉर्च की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। अब टॉर्च हो गया, गाड़ियों की हेडलाइट हो गया, उन सभी में क्या इसका प्रयोग किया जाता है भाई, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च की हेडलाइट समझिए, टॉर्च, ये हमारे पास टॉर्च है। अब टॉर्च की हेडलाइट, आप तो लोग कहेंगे जो ऊपर का है ना, ये हेडलाइट है। अरे भाई ये हेडलाइट नहीं है, ये हेडलाइट नहीं, अरे ऊपर का ये फाइबर है ताकि कीड़ा मकोड़ा धूल कर न घुसे, ठीक है ना, ये है ऊपर का फाइबर। लेकिन भाई इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, कोई भी टॉर्च लाना, और टॉर्च जो लाते हैं ना उसके अंदर कटोरी होता है, क्या होता है भाई, कटोरी होता है, क्या होता है, और इसमें बल्ब लगा रहता है, कटोरी होता है। वही इसके अंदर भी क्या है, व्हाइट, देखिए ये कटोरी लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, और बीचवा में बॉल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे ही डलता है तो कटोरी जो होता है ना, सबको रोशनी जो होता है ना एक के जगह करके देखता है, ताकि दाम दूर तक जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऊपर का होता है फाइबर, अंदर में जो कटोरी होता है वही अवतल दर्पण होता है। और जैसे ही टॉर्च जलाएंगे ना, तो सब प्रकाश को टकरा करके एक के जगह ला के धो देगा, समझ रहे हैं, टॉर्च जला करके देखना कभी। ओके, तो ये आपने समझ लिया टॉर्च के बारे में, क्लियर। तो इसमें इसके हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, अवतल दर्पण का। गाड़ियों के भी हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया भाई, आगे बढ़ते हैं, है हटना रे, हाँ, तो ये समझ लिया। अब देखो भाई, तो टॉर्च के हेडलाइट में या फिर गाड़ियों के हेडलाइट में, मोटरसाइकिल के हेडलाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। दांतों का डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं। अब दांतों का डॉक्टर यूज काहे करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये क्या करता है, छोटे छोटे प्रतिबिंब बोले तो फोटो को बड़ा करके दिखाता है, क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। आइए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, दांत के डॉक्टर वाला से। देखो हाई देख रहे हैं ना, देखो दांत, डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, कभी दांत देखो, दांत जब खराब होता है ना, या तो गर्म पानी पीता है, खूब मुंह धोता रहता है इला उला, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाता है। इसीलिए डेंटिस्ट कभी मत बनना, लेकिन आपके पास पेशेंट थोड़ा कम जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो भाई, जब दांत सफाई करवाते हैं ना, तो दांतों का डॉक्टर ये देख रहे भाई, अवतल दर्पण का प्रयोग किया हुआ। किसका प्रयोग किया है, ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया हुआ। इसमें ये जैसे ही लगाएगा, जहां पे कि बड़का करके दिखाता है, तब आसानी से साफ करता है। जैसे देखिए, ये है इसके पास ही मोहतरमा के पास साफ करने वाला, आइए हाथ में अवतल दर्पण, इसी से क्या करेगा, अंदर घुसाएगा, देखेगा, बस साफ करना शुरू कर देगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो थोड़ा साफ कराना है, कोई दिक्कत, करा लेना, है ना। तो ये भाई अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कौन, डेंटिस्ट लोग करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं भाई, अब ये तो समझ गए। अब देखो, दाढ़ी बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है,
तो भाई अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है। क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। जैसे छोटे छोटे दाढ़ी, हम तो दाढ़ी बना लेते, हम चिकना हो गए है ना, तो ये क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। राइट, तो ये आपने समझ लिए। अब ये समझ में आ गई? हाँ भाई समझ में। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण समझ लिए भाई, अब समझेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो आइए उत्तल दर्पण का किरण आरेख एवं उपयोग समझ लेते हैं। किरण आरेख बाद में मंगनी में टाइप होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग समझेंगे, इसका उपयोग। अब देखो भाई, उत्तल दर्पण देखो, अवतल दर्पण में क्या आता था कि कहीं से भी प्रकाश आए टकरा करके एक ही जगह पे जाने देता था। कहां पे? मुख्य फोकस पे। कहां पे जाने देता था? मुख्य फोकस पे। लेकिन इसमें क्या है? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण कहीं से भी प्रकाश आए और कहीं भी फेंक देगा। किधरों से प्रकाश लो, कहीं भी फेंक देगा। ये नहीं फेंक देगा, वो नहीं फेंक, इसका कोई गारंटी है नहीं, जनी मन तो नहीं फेंक देगा, है ना। ये फैलता रहता है। क्या करता है? फैला देता है। जैसे कि देखो, यहां से ही प्रकाश की किरण आई, अब फेंक दिया कहां? इधर फेंक दिया। इधर से प्रकाश की किरण आई, कहां फेंक दिया? इधर फेंक दिया। इधर से प्रकाश की किरण आई, किधर फेंका? पता नहीं, कहीं भी फेंक सकता है। देखो इधर से प्रकाश की किरण, देखो ऊपर वापस ही रिटर्न जाने दिया इधर, है ना। इधर से गई, इधर ही, मतलब कहीं भी फेंक देता है, इसका कोई गारंटी नहीं, बकलोल है ना। देखो इधर से प्रकाश इधर फेंक दिया, फिर यहां से प्रकाश है इधर भी फेंक दिया। तो ये क्या हुआ? फैल रहा है, एक जगह नहीं लाके रख रहा है ना, ये फैल रहा है। और जैसे ही फैल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं भाई? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को अपसारी कर देता है, ये फैला देता है। इसीलिए, इसी की वजह से देखिएगा स्ट्रीट लाइट गांव सब में जो होता है ना, लगा देता वेपर लाइट, वही में इसका प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। आइए देख लेते हैं। तो भैया पहला स्ट्रीट लाइट का उपयोग, मतलब देखो स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग किया जाता है भाई? तो उत्तल दर्पण को। किसका? उत्तल, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है प्यारे बच्चों, है ना। तो इसमें क्या चीज का प्रयोग? उत्तल दर्पण का प्रयोग। जैसे हम आपको दिखाते हैं स्ट्रीट लाइट क्या होता है। देखिए ये हमारे पास इधर देख रहे हैं, ये स्ट्रीट लाइट है। आप हाईवे वगैरह पे जाएंगे तो ये स्ट्रीट लाइट मिलेगा। इसमें क्या होता है? इसी को स्ट्रीट लाइट होता है। बहुत बकलोलवा सब जानबे नहीं करता है कि इसे कौन लाइट कहते हैं, है ना। स्ट्रीट लाइट कर लो, इसी में गांव घर में लगाता है सोलर स्ट्रीट लाइट। क्या होता है? सोलर स्ट्रीट लाइट, जिसे वेपर लाइट कहते रहते हो। गांव गांव में चौराहा सब पर लगा रहता है। सौर ऊर्जा टांगल रहेगा, बैटरी चार्ज होगा, रात में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसमें क्या होता है? कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को क्या फैला देता है, ताकि सब एकदम रोशनी में रहेगा। क्या में? रोशनी में रहेगा। अरे भाई पोलवा पर देखते थे एगो लड़का बॉल जला देता था, तो लड़का से फोड़ देता था। का है जानते हैं? हमारी गांव का कांड है। वो फोड़ काहे देता था जानते हैं? फोड़ इसलिए देता कि रतिया में ओकरा गर्लफ्रेंड से मिलना रहता है। किससे? गर्लफ्रेंड से मिलना रहता है। तो भाई रोशनी जब आएगा तो गर्लफ्रेंड तो कोई देख ले, अरे फन्नावा की लड़की रही है रोड पे टहलत की बात रही है, क्योंकि वो तो 1 बजे 2 बजे रात में आता है। इसीलिए तो वो क्या करता है, गांव के लड़का सब ओकरा फोड़ देता रहता है ना। वे ढेले पर फोड़ दे, सुबह बुजुर्ग से आएगा फिर लगा देता कि रोशनी आएगा, छौरा से जोड़ कर फोड़ देगा, क्योंकि उसको तो गर्लफ्रेंड से मिलना है रतिया में। समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो ये भाई स्ट्रीट लाइट है। इसी में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, ताकि रोशनी फैले। करेक्ट ना? ये आपने समझ लिया भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे है फिर बड़ी इमेज को छोटी कर देता है। बड़ी इमेज यानी बड़ी इमेज को क्या कर देता है? ये छोटी कर देता है। जैसे कि गाड़ियों की हेडलाइट में, है ना, जैसे गाड़ी चला रहे ड्राइवर तो हम कार चलाते हैं। अब पिछवा में जो हेडलाइट लगा रहता है वो दिखाते हैं। ये क्या करता है भाई? इधर दिखाते हैं। हाँ ये देखो ये गाड़ी है, अब ड्राइवर साहब चला रहे हैं। अब पीछे का देखो बहुत बड़ा क्षेत्र, उसको देखो इतने में कवर कर लिया है। मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र को ये क्या करता है? छोटा करके दिखा रहा है। क्या करके? छोटा करके दिखा रहा है। अब आई में अगर मान लेते साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग कर दें? अवतल दर्पण का प्रयोग कर दे तो उधर से आएगा बिल्ली तो लगेगा हाथी, बहुत बड़का करके दिखाएगा, ड्राइवर डर जाएगा। इसीलिए इसमें क्या किया है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया। समझ में आई रे भाई? चश्मा हटा के, है ना, लगा लेते हैं। चलो एकदम एनर्जी से समझना है। तो समझ में गाड़ियों के हेडलाइट में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये बड़े बड़े चीजों को क्या करता है? छोटे छोटे करके दिखाता है। ठीक है। ट्रक आ गया, है ना, अवतल दर्पण रहता तो लगता कि भाई ट्रेन आ रहा है, बाप रे बाप, ड्राइवर डर जाता। इसीलिए इसको क्या किया है?
अवतल दर्पण का प्रयोग किया है। क्यों? अवतल दर्पण का एक और खासियत है कि ये दूर दूर की चीजों को ये देख लेता है, अंदर कवर कर लेता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए। तो आइए, तो भाई साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये बड़े साइज को छोटा करके दिखाता है, उसमें कवर कर लेता है, या दूर की भी चीजों को ये अब कवर कर लेता है। क्लियर? तो भैया आपने समझ लिया स्ट्रीट लाइट। अरे रे 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 रे, चलो भाई आगे। अरे बैटरी डाउन हो गया था, जैसे ही देखो कितना देर चला, लगता है 1 घंटा चला। बात है बिजली नहीं थी आई हुई है ना, तो बैटरी चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि हम बैटरी पे ही चलाते हैं, लाइट पे कम चलाते हैं, क्योंकि लाइट में हमारे इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, जैसे ही लाइट करता है ससुरा जो है ना, ये सब रीस्टार्ट हो जाता है, और रीस्टार्ट हो जाएगा साला, सब रिकॉर्डिंगो नहीं होता है, पूरा मेहनत गड़बड़ा जाता है, इसलिए बैटरी पे छोड़ के आता है। अभी ना बिजली पर कट जाएगा, रिकॉर्डिंगो नहीं होगा, समझ रहे, वीडियो डिलीवर नहीं करेगा। तो अब चलो, भगवान कटना मत। अब ये हो गया भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे सारणी 9.1 को। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। सारणी 9.1 क्या कहता है कि पोजीशन को, किसी भी वस्तु के पोजीशन को इसमें बताया गया है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे तो कैसा क्या बनेगा, वही से दर्शाया गया है ना। तो 9.1 में किसी क्या कहते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, है ना, क्या क्या होते हैं। जैसे ये है हमारे पास सारणी, इस सारणी को हम समझ लेते हैं। आइए क्लियर करें भाई। हाँ हेलो, आपको समझना है सबसे पहले बिंब की स्थिति, उसके बाद बिंब मतलब वस्तु, कुछ भी हो सकता है ना, हम हो आप हो, कोई भी वस्तु रख दो। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब यानी छाया की स्थिति, छाया कहाँ पे होगी। फिर प्रतिबिंब का साइज, बोले तो उसका फोटो का साइज कैसा होगा, है ना। और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उसको समझेंगे। टोटल इसमें 6 होते हैं, 6 को समझ लेते हैं पोजीशन को, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो बिंब की स्थिति पहले समझ लेते हैं कि अगर हम कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं, किस पर भाई, अनंत पर रखते हैं, तो अगर अनंत पर रखेंगे ना तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर होगी, यानी एफ पर होगी। जैसे कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी। एवं प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा भाई, तो अत्यधिक छोटा होगा, यानी इस पर क्या होगा, छोटा होगा। कैसा छोटा होगा, तो बिंदु के साइज का होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। प्यारे बच्चों क्या बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बन गया, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कि अगर हम कोई भी वस्तु को, है ना, सी से परे रखते हैं, क्या, सी से परे, जैसे कि ये हमारे पास वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र यानी सी से परे मतलब वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर, जैसे कि बी ए क्या है हमारे पास, बिंब है, यानी वस्तु है कोई। अब ये वस्तु है, किस दर्पण के सामने रख रहे हैं भाई, यहाँ पे देख से बाहर यानी दाहिने तरफ से पेंट है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। क्या है भाई, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के सामने रख रहे हैं प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर हम सी से पर यानी सी से कुछ दूर पर हम क्या रखते हैं, वस्तु रखते हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो एफ तथा सी के बीच, यानी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो आप देख रहे हैं जैसे ये हमारे पास क्या है, सी क्या है भाई, वक्रता केंद्र है, सेंटर है, और ये हमारे पास क्या है भाई, मुख्य फोकस है। इनके बीच में देखिए ये बना हुआ है प्रतिबिंब, क्या इनके बीच में बना हुआ है, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब यानी छाया बना हुआ है। और जैसे ही छाया नीचे बन रहा है, इसका मतलब समझना कि उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, उल्टा बनेगा, है ना। तो देखो एफ तथा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, एफ तथा सी के बीच। देखो एफ तथा सी के बीच में है। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा भाई, छोटा होगा। ऊपर वाला जो हमारा वस्तु की बिंब होगी ना वो बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, ठीक है। और प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा होगा प्यारे बच्चों। कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ये हो गया। थर्ड हम समझते हैं। अब हम पानी पीते हैं, बहुत थक गए हैं, है ना, बोलते बोलते थक जाते हैं। तीसरा कंडीशन समझते हैं कि बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वही सब है कि अगर हम सी पर रखते, कोई भी वस्तु को सी पर रखते यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जैसे वक्रता केंद्र पर हम क्या रखें, बी एक बिंब रखे यानी वस्तु रखें, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, सी पर होगी,
कहाँ पे होगी भाई, सी पर होगी। तो यहाँ पे देखो नीचे प्रतिबिंब, ये हमारे पास सी ए पर प्रतिबिंब है। अगर सी पर प्रतिबिंब रख यानी बिंब रखते हैं तो फोटो की स्थिति यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ भी होगी, सी ए पर होगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो समान साइज का, जैसे कि जितना ऊंचाई या जितना साइज का ऊपर होगा उतना ही साइज का नीचे बना हुआ है। देखिए जितना साइज का बिंब है उतना ही साइज का प्रतिबिंब है। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो डेफिनेटली ये नीचे बना है टकराने के बाद, तो समझ रहा उल्टा ही बनेगा, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ समझ लेते हैं, सी तथा एफ के बीच रखते हैं। अगर कोई भी वस्तु के वक्रता केंद्र तथा एफ के बीच में रखते हैं तो क्या होगा। देखो भाई ये वक्रता केंद्र है और ये हमारे पास मुख्य फोकस है, इसके बीच में हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक वस्तु रख दिया है ना, बी और ए, ये हमारे पास वस्तु रख दिया। किसके सामने, तो अवतल दर्पण के सामने। तो क्या हुआ भाई, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो सी से परे होगी, सी से परे यानी सी से कुछ दूर होगी। तो सी से इस साइड कुछ दूर आ गई, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो विवर्धित होगा। विवर्धित मतलब बड़ा होगा, इसका क्या होगा, बड़ा होगा। एवं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, क्योंकि ये ऊपर था बिंब और देखिए प्रतिबिंब नीचे बना, इसका मतलब डेफिनेटली उल्टा बनेगा। अगर यही प्रतिबिंब ऊपर ही बनता तो उल्टा नहीं, ये सीधा हो जाता। क्या होता, सीधा होता। ओके, पांचवा हमारे पास एफ यानी मुख्य फोकस पर कोई भी वस्तु को रखते हैं। तो ये देखिए हम बिंब को मुख्य फोकस पे रखे हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर। जैसे यहाँ पे आए कहीं दिख नहीं रहा है तो मतलब अनंत पर है। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा भाई, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। एवं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे आ गया, इसका मतलब समझ जाना उल्टा ही होगा। ठीक है, अब देखो छठा कहते हैं पी तथा एफ के बीच, कोई भी वस्तु को पी तथा एफ के बीच रखते हैं, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो दर्पण के ध्रुव ये है एवं मुख्य फोकस के बीच में ये वस्तु रखना। तो ये देखिए ये हमारे पास वस्तु है यानी बिंब है। ठीक है, तो रखे हैं किस दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने। तो भाई देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे होगी। तो देखो दर्पण के पीछे ये हमारे पास क्या हो गया, बना हुआ ए डैश बी डैश, है ना। अगर हम मुख्य फोकस, क्या है, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रख रहे कोई वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि देखिए बिंब की साइज इधर देखिए साइज बड़ा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो ऊपर में ही बना तो डेफिनेटली सीधा बनेगा, तो आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन ये भी आपने समझ लिया। ठीक है, कुछ है नहीं था इसमें समझाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं प्यारे बच्चों सारणी 9.2 को कहता क्या, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या कहते हैं, प्रकृति है ना, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। सिंपल सी बात है भाई, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब हो गए उसके बारे में बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारे पास 2 कंडीशन, दोनों कंडीशन को समझ लेते हैं। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति दोनों बताना है। अगर हम अनंत पर हम कोई भी वस्तु रखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है अनंत पर, ये कौन सा दर्पण भाई, उत्तल दर्पण है। कौन सा भाई, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अनंत पर कोई वस्तु रखे हैं, जैसे कि हमारे पास ये वस्तु है ए बी, कोई अनंत पर रख रहे हैं। अनंत पर रखेंगे भाई तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, तो फोकस एफ पर, दर्पण के पीछे। तो देखो दर्पण के पीछे हमारे पास ए पर, इस पर होगा, किस पर होगा, इस पर होगा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो अत्यधिक छोटा होगा। देखो बिंदु के साइज का है लिखा ना, यहाँ पे बिंदु के साइज का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, आभासी तथा सीधा होगा, क्योंकि ये ऊपर ही बना, नीचे बनता तो उल्टा हो जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पहला कंडीशन समझ लिए। दूसरा कंडीशन समझते इसी का, है ना। अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव यानी बोले तो पी के बीच रखते हैं। ठीक है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पे रखते हैं। तो जैसे देख सकते हैं दर्पण का ध्रुव ये है, इधर अनंत है। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में ये हमने रखा है, क्योंकि इधर अनंत है, अनंत इधर है और दर्पण के ध्रुव इसी के बीच में ए बी हमने क्या रखा, कोई बिंब रखा है। तो बिंब रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, पी तथा एफ के बीच होगी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी। तो आप देखिए दर्पण के पीछे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगी। ये मुख्य फोकस, इसके बीच में देखिए ये हमारे पास प्रतिबिंब है, छाया बना हुआ है। ठीक है, छाया बना है। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। देखो एकदम छोटा सा है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी तथा सीधा होगा। आभासी तथा सीधा कब तक होगा, जब तक ये ऊपर में है, नीचे में बनेगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं,
ये भी कंडीशन समझ लिए। अब देखो भाई दर्पण सूत्र समझ लेना। दर्पण सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है? तो याद रखना 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f होता है, यही दर्पण सूत्र होता है। इसमें v क्या होता है? v नॉट v, ओनली v बोलते रहे, v सब लड़का से भी बोलता रहता है बकलोलवा सब, है ना, v होता है। तो ये v जो होता है क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब यानी छाया बोले तो फोटो की स्थिति होती है। और u क्या होता है? तो बिंब की दूरी होती है। u क्या होता है भाई? बिंब की दूरी। क्या होता है भाई? बिंब की दूरी होता है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। f क्या होता है भाई? फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, ठीक है। f क्या होता है? फोकस दूरी। ये आपने समझ लिया। जैसे कि दर्पण सूत्र है, इसी में अगर दर्पण यानी बोले तो लेंस का सूत्र पूछता है तो क्या बताते हैं? लेंस में क्या है? कुछ नहीं, जहां प्लस वहां सिर्फ माइनस करता है, ठीक है। ये हमारे पास लेंस का हो जाएगा। क्लियर? ये आपने समझ लिया। आगे बढ़े भाई? हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे भैया प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन समझाने से पहले पानी पी लेते ताकि जुनून आ जाए, है ना। लो भैया पानी पी लिया ताकि ताकत एनर्जी सब आ जाए, है ना। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होता है आर पार चला जाना। जैसे कि चश्मा में अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश अंदर से बाहर जा रहा है, आर पार हो रहा है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मतलब आर पार जाना, टकराना तो फिर परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन में आर पार। तो मैंने लिखा कि अपवर्तन का अर्थ है आर पार कर जाना, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा कि अपवर्तन की क्रिया निम्नलिखित में होती है। अपवर्तन किस किस में होती है वो हम समझ लेते हैं। अपवर्तन किस किस में हो सकती है भाई? देखो गैस में होगी, द्रव में होगी, ठोस में, इन सभी में अपवर्तन होती है। गैस में, गैस क्या है? जैसे वायुमंडल, वायुमंडल में गैस है, वायुमंडल का ही गैस है, उसमें अपवर्तन होता है कि नहीं होता है? अरे भाई बिल्कुल होता है। जैसे कि हम यहां से, अब हम यहां से तारा को देखेंगे, तो तारा को देखेंगे तो तारा और हमारे आंख के बीच में बहुत सारे धूलकण है, बहुत सारे गैस हैं, है ना। क्या है? बहुत सारे गैस है। और वो सब क्या होता है? नाग बाबा की तरह ऐसे ऐसे डोलता रहता है, ऐसे ऐसे डोलता रहता है। इसी वजह से आपको क्या लगता है कि तारा भी ऐसे ऐसे डोलता रहता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? तारा को भुकभुकाना यानी तारे टिमटिमाना। समझ रहे हैं ना? ओके। तो तारे का टिमटिमाना वायुमंडल में अपवर्तन के कारण, जैसे कि हम यहां से तारा को देख रहे हैं तो भाई बीच में तो बहुत सारे होंगे, क्या होंगे? धूलकण होंगे, गैस होंगे, है ना, बहुत सारी चीज होंगे। तो यहां से वहां तक देख रहे मतलब अपवर्तन हुआ। तो तारा जो टिमटिमाता है भाई हमको प्रतीत होता है, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण प्रतीत होता है। समझ रहे हैं ना? हाँ भाई। तो देखो ये तारा है, ये भुकभक रतिया में करेगा, काहे करता रहता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया भाई, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द्रव में, द्रव में जैसे कि जल में तो अपवर्तन होबे करता है ना। तो देखो जल से भरी बाल्टी में, याद रखना, जैसे कोई भी जल हो गया, है ना, जल से भरी बाल्टी में हो गया, है ना, तो बाल्टी में तो तेरा दिखाई नहीं देगा, शीशा का ले लेना कोई बड़का सा टॉप, ठीक है, साइड से देखना। तो जल की भरी बाल्टी में क्या होता है भाई? क्या होता है? अगर हम कोई कलम डाल देते, पेंसिल या डंटा डाल देते हैं तो आपको टेढ़ा नजर आएगा। टेढ़ा क्यों? अपवर्तन के कारण, है ना, जल में अपवर्तन के कारण। तो मैंने लिखा कि जल से भरी बाल्टी में सिक्का का उठा हुआ या फिर उठा हुआ दिखना एवं छड़ का टेढ़ा दिखना। जैसे कि देखो ये हमारे पास गिलास, इसमें पानी है, इसमें छड़ डाल दिए, तो ये आपको क्या टेढ़ा नजर आया। क्यों टेढ़ा नजर आया भाई? तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। अब देखो बाल्टी में देखो सिक्का डाल के देखना, मेला वगैरह में से बहुत सारा बच्चा से देखिएगा, सिक्का वाला जो होता है ना, डोल भर लेता है, उसमें एगो गिलास रख देता है और कहता है जैसे 1 रुपया अगर पैस गया उसमें तो 1 रुपया मिलेगा, वो तुमको देगा। 2 रुपया पैस गया तो 2 रुपया तुमको देगा, है ना, उसमें गिराना पड़ता है। उसमें देखिएगा गिलास हो या सिक्का हो, तनका सा तली से ऊपर उठा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसकी वजह से। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास सिक्का तली में है, अब इसमें ना अगर झांक के देखेंगे ना तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा नजर आएगा। क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो आपने समझ लिया भाई। अब लेंस, लेंस में भी क्या होता है भाई? अपवर्तन होता है। चश्मा हो गया, उसमें लेंस है ना है भाई, तो इसमें भी अपवर्तन होता है, इसमें भी आर पार चला जाता है। ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं प्यारे बच्चों। ये समझने से पहले अब हम समझेंगे प्यारे बच्चों सघन माध्यम और विरल माध्यम।
सघन माध्यम और विरल माध्यम को समझ लेते। बहुत मस्त टॉपिक है प्यारे बच्चों, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे कहते हैं भाई? सघन माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? विरल माध्यम होते हैं। देखो सघन माध्यम विरल माध्यम जो होता है ना, अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन माध्यम होगा और उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? धीमी होगी, करेक्ट ना। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें क्या होगा? प्रकाश की चाल अधिक होगी एवं वो विरल माध्यम होगा। ठीक है, जैसे कि प्यारे बच्चों आपको मैं कह दूं कि भाई हमारे पास देख लो, जैसे कि हीरा है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। अब यहाँ पे कांच है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अब दोनों में से बताना कि कौन सघन माध्यम है कौन विरल माध्यम है। तो इन दोनों में तुलना करेंगे तो हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा है इसलिए सघन माध्यम होगा, है ना। और सघन माध्यम होगा तो इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। और कांच का अपवर्तनांक क्या है? कम है, इसलिए ये यहाँ पे विरल माध्यम होगा। इन दोनों की तुलना करेंगे तब। अब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। जैसे पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.3 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.008 है। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो इसमें सघन माध्यम कौन है, विरल माध्यम कौन है? तो जिसका ज्यादा अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा भाई? यहाँ पे सघन माध्यम, है ना। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो होगा विरल माध्यम। तो भाई पानी है, तो पानी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को तुलना करेंगे तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो पानी यहाँ पे वायु की अपेक्षा में सघन माध्यम है और वायु क्या है? विरल माध्यम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। देखो मैंने बोला कि सघन माध्यम विरल माध्यम, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जैसे यहाँ पे सघन माध्यम पानी है, तब पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई? पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 यानी 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वही बात देखिए वायु में कितना होता है? तो वायु में देख सकते हैं प्यारे बच्चों, कहाँ है वायु? वायु नहीं है रे, वायु वही निर्वात 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भाई इससे तो ज्यादा हो गया ना। क्या हो गया भाई? इससे ज्यादा हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि अगर जैसे ही ज्यादा अपवर्तनांक होगा प्रकाश की चाल कम होगी, क्लियर। और कम अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। समझने के लिए इसे समझो। जैसे कि फील्ड है, क्या है? वो फील्ड है। अब फील्ड में तुमको दौड़ने के लिए कहेंगे तो खूब तेजी से दौड़ लेगा, और वही कहेंगे चल तू ट्रैफिक वाला में भीड़ में दौड़, तो तेजी से दौड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पे भीड़ है वहां पे सघन माध्यम है और जहां पे फील्ड है वहां पे विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम विरल माध्यम को समझ लिया भाई, तो यहां पे क्लियर हो गया। अब इसको समझ लेते भाई, याद रखना, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो ज्यादा चमकदार होता है और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो कम चमकदार होता है। ठीक है, जैसे कि भैया हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है 2.42, तो इसलिए ये ज्यादा चमकदार है। प्रकृति में सबसे ज्यादा चमकदार क्या है? हीरा है। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है भैया, इसलिए। हेलो हेलो, हाँ, तो इसलिए समझ गए भाई। अब देखो, अब हीरा और कांच की बात की है तो देखो कांच का अपवर्तनांक थोड़ा कम है इसलिए भाई हीरा से थोड़ा ये कम चमकेगा। उसी तरीके से पानी का अपवर्तनांक थोड़ा कम है, पानी का अपवर्तनांक क्या है? कांच से थोड़ा कम है, इसलिए पानी थोड़ा कम चमकेगा, लेकिन चमकेगा पानी भी किसके तरह? कांचे की तरह चमकता है ये भी। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक तो साफे डाउन है भाई, तो ई चमकेगा। अब तुम लोग कहेगा अरे वायु को चमकते कौन देखा है? कौन देखा? अरे हम देखे हैं ना। कैसे? अरे हाईवे पर जाते हैं, हाईवे पर तो दूर से देखिएगा, बस में या बाइक पे बैठे रहेंगे तो दूर नजर आएगा, अरे वाह वहां पे पानी नजर आ रहा है। अरे पानी नहीं रहता है, जो चमकता रहता है वो हवा रहता है। ठीक है, तो हवा को चमकते देख लिया भाई? हाँ भाई देख लिया। ठीक है, तो वायु का अपवर्तनांक 1.08 है इसलिए ये भी चमकता है। वायु भी क्या होता है? चमकता है, चमकदार होता है। और निर्वात, अरे भैया निर्वात का अपवर्तनांक तो 0 होता है, तो ये चमकेगा नहीं? चमकेगा, ये ब्लैक दिखेगा। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को क्या होता है? काला काला नजर आता है प्यारे बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आई। अब हम थोड़ा सबसे पूछते हैं, है ना। अब देखो ये सब जिक्र कर लेना कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना, कांच में प्रकाश की चाल इतना, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल इतना, जल में प्रकाश की चाल इतना, एवं रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितना, इतना होता है। ये सब याद रखना। पढ़ने का था 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। 2.04 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये आपने क्लियर कर लिया।
तो भाई आपने समझा कि जिसका ज्यादा अपवर्तनांक होगा वो सघन माध्यम होगा एवं उसमें चमक ज्यादा होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम होगा एवं उसमें चमक कम होगी। क्लियर। अब भाई आपसे हम पूछेंगे, तो अपवर्तनांक समझ लिया, तो हाई देखिए भाई, ये हमारे पास ऐश्वर्या राय है और ये हमारे पास क्या है, सलमान खान है। अब बताइए इन दोनों में किसका अपवर्तनांक ज्यादा है, किसका अपवर्तनांक कम है? तो तू सब कहेगा हाई देखिए ऐश्वर्या राय तनी ज्यादा चमक रही है, इसका मतलब ऐश्वर्या राय का ज्यादा अपवर्तनांक है, अब बेचारा सलमान खान कम चमक रहे हैं, इसका मतलब इनका अपवर्तनांक कम है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया भाई। इसी की वजह से क्या हुआ कि ऐश्वर्या राय जी को पता लग गया था कि सलमान खान जी से हमर अपवर्तनांक ज्यादा है, इसीलिए बेचारी क्या की, धोखा दे दी, अभिषेक से शादी कर ली। समझ रहे हैं ना? मजाक किए हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। अब का रीजन है हम क्या जाने, काहे ब्रेकअप हुआ, काहे नहीं शादी हुआ, हम नहीं जानते, समझाने के लिए। अच्छा, ऐश्वर्या राय जी में हमरा में देखता केकर अपवर्तनांक ज्यादा है, हम चमकदार है कि नहीं, हम तो स्टाइलिश आदमी है ना, यह चमकदार है, एकरे अपवर्तनांक ज्यादा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, हमने लिख दिया, इसको आप देख लेना। ठीक है, तो भाई क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुई ना? हाँ क्लियर हुई भाई। चलो अब हम क्या करते भाई, अगला पॉइंट लेते हैं, आ जाओ। अब देखते कांच की आयताकार स्लैब में अपवर्तन को समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास कांच की आयताकार स्लैब है, इसमें समझते हैं अपवर्तन। तो विरल माध्यम सघन माध्यम तो हम समझा दिए। तो ऊपर है वायु, तो वायु क्या है हमारे पास, क्या है भाई, विरल माध्यम हो गया, है ना। ये जो हमारे पास कांच है, तो कांच का स्लैब क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। क्या हो गया, माध्यम, है ना। वायु और इसकी तुलना में तो भाई सिंपल सी बात है, इसका कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, सघन माध्यम, और वायु का अपवर्तनांक कम है, इसलिए वो विरल माध्यम है। ठीक है, तो भैया अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होती हुई आ रही है, पहले समझो कि ये हमारे पास क्या है, अभिलंब है, ये समझो। तो अगर कोई प्रकाश की किरण, है ना, विरल माध्यम से आती है और जैसे ही कांच में प्रवेश करेगी, तो ये क्या होगा भाई, ये अभिलंब है ना, ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। क्या होगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। और भैया इसको जाना था इस साइड, है ना, इस साइड, लेकिन आ गया क्या, अभिलंब के निकट। अगर फिर कोई पूछे आपसे सवाल कि भैया अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये जो एन एन देख रहे हैं, एन और एन डैश, ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जाना चाहिए उधर। अब देखो, अब विरल माध्यम से ही प्रकाश अब जाने वाली है कहाँ भाई, अब जाने वाली है कहाँ, तो विरल माध्यम में, सघन माध्यम में, क्योंकि कहाँ सघन माध्यम, अब सघन माध्यम से ही प्रकाश की किरण जो है अब जाने वाली कहाँ, तो विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में भाग गया इधर, है ना, ये अभिलंब है, मतलब ये अभिलंब से दूर भाग जाएगी। तो सवाल ये बनता है कि अगर सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। क्या, अभिलंब से दूर, क्योंकि आना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये अभिलंब के दूर भाग गई। इन दोनों पॉइंट को आइए हम समझते अलग अलग टॉपिक बना करके, जैसे नोट में करके, कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है भाई, जैसे कि देख सकते हैं, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। विरल माध्यम मान लेते वायु, ये मान लेते कांच। चलो ठीक है, तो विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आई तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब से निकट आ गई, जाना चाहिए उधर, लेकिन ये अभिलंब के निकट आ गई। क्लियर, तो ये आपने समझ लिया भाई, है ना। किसको, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, तो कहां मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अब हम समझते हैं कि जब सघन माध्यम से, जैसे कि सघन माध्यम, ऊपर मैंने कांच ले लिया, ठीक है, तो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रवेश करेंगे तो अभिलंब है, ये अभिलंब से दूर भाग जाएगी, जबकि आना चाहिए था ऐसे, ये अभिलंब से दूर भाग गए। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग याद कर लेना। क्लियर, तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते भाई,
अब समझते हैं इसमें क्या अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक में 3 फॉर्मूले आते हैं। 3 फॉर्मूले में से हमें कक्षा 10 के अकॉर्डिंग एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, वो पढ़ना है स्नेल का नियम। ठीक है, तो अपवर्तनांक में 3 फॉर्मूले, एक तो आता है भाई म्यू। म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर होता है, और इसी पहले सूत्र को कहते हैं स्नेल का नियम। इसी को समझेंगे। अच्छा, ये बहुत बकलोलवा सब इसको क्या कहता रहता है यू है, यू है। रे भैया यू थोड़ी ना है, ये म्यू है, यू नहीं है, म्यू है। ठीक है, तो आपने समझा, चश्मा लगा लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, म्यू है। तो म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर। अब थोड़ा से पूछेंगे साइन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, तो ज्या कहते हैं। तो इसी चीज को ना कहते हैं भाई, ये आई होता है आपतन कोण, तो आपतन कोण की ज्या, और आर होता है परावर्तन कोण, तो इसे परावर्तन कोण की ज्या कहते हैं। तो स्नेल के नियम में म्यू बराबर क्या होता है भाई, तो आपतन कोण की ज्या बट्टे में परावर्तन कोण की ज्या। आपके बुक में लिखा रहता है तो आपसे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो आपने समझ लिया, हाँ भाई समझ लिए। तो म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर होता है। जैसे ही विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आई तो ये सघन माध्यम में प्रवेश करते ही क्या हो गया, अभिलंब के निकट आ गई। ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। अब इसमें हम समझेंगे तो भाई ये जो आया ना, तो अभिलंब से क्या होता है, कोण मापा जाता है। क्या होता है, कोण मापा जाता है, राइट। तो देखो ये हमारे पास कौन आने वाली, देखिए आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, यानी आर कहते हैं। तथा ये अभिलंब है, अभिलंब, और ये हमारे पास अंदर घुस गई है ना, प्रवेश की। तो जो आ रही है किरण उसको क्या कहेंगे, आ रही है मतलब अब गुजर रही है, तो ये हो गया परावर्तित तो नहीं हुआ, ये भी आपतित किरण ही होगा, आर पर जा रही है। तो इसके किरण के बीच में क्या होगा, ये परावर्तन कोण होगा। ठीक है, आपतित, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। अब भाई हम इसमें एक देते हैं, क्वेश्चन देते हैं कि चलो आपतन कोण की मान है 60 डिग्री तथा परावर्तन कोण की मान है 30 डिग्री। अब बताओ म्यू बराबर क्या होगा भाई, म्यू बराबर निकालो। तो सिंपल सी बात हम निकाल लेंगे, म्यू बराबर क्या होगा भाई, तो म्यू बराबर होगा साइन आई। साइन आई का मान कितना होगा भाई, देखो साइन है तो साइन लिखो, आई का मान है 60 डिग्री तो 60 डिग्री लिखेंगे, और बट्टे में साइन आर का मान कितना है भाई 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री। अब मत पुट करो, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, बट्टे में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब क्या होगा भाई, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ √3। तो हमारे पास म्यू का मान आ गया √3। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। क्लियर। अब समझेंगे भैया उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस को हम समझ लेते हैं भाई। किसको, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस को समझ लेते हैं। वेट, एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, तू हट। चल भाई, क्या हुआ जानते हैं, लाइटवा काट दिए, तनका बैटरी चार्ज हो गया है, और कहीं बना रहे तो लाइटवा कट जाएगा तो रीस्टार्ट हो गया, तो इतना रिकॉर्डिंग नहीं होगा, इसलिए हम काट के आ गए हैं। ठीक है, अब उत्तल लेंस अवतल लेंस में दोनों को समझते। यह किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये किनारों की अपेक्षा क्या है, बीच में ये मोटा है। ठीक है, और अवतल लेंस में क्या होता है, यह बीच की अपेक्षा किनारों से क्या होता है भाई, मोटा होता है। ये बीच की अपेक्षा क्या कहता है, ये कहता है यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। अरे कहीं गलती ना तो लिख दी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह बीच की अपेक्षा, हाँ ये बीच की अपेक्षा क्या होता है, किनारों से मोटा होता है। जैसे कि आप देखिए, ये तो किनारों के मोटा है ये, और बीच में क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, क्या होता है, ये बीच में पतला होता है, राइट। अच्छा, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये 2 चीज आप समझ लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं भाई, लेंस सूत्र है, मैंने आपको बताया था 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। दर्पण सूत्र को कैसे प्रूव करेंगे, है ना, ये चीज मैं अलग से बनाऊंगा। तो जो चीज इसमें बनाया सारे के सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कोई खास नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।